चलो अपन कर रहे थे नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल्स, उसमें अपन ने पढ़ लिया था पॉलिसी ऑन यूज ऑफ नेटवर्क सर्विसेज, एनफोर्स पाथ, सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्क राउटिंग कंट्रोल। नेक्स्ट है इसी के अंदर अपना इसी के अंदर सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क सर्विसेज। जो नेटवर्क की सर्विसेज है उसको सिक्योर रखने के लिए, तो उसको सिक्योर रखने के लिए आप क्या करोगे, आप सिर्फ ऑथेंटिक और ऑथराइज यूजर को ही अलाउ करोगे कि आप कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। मतलब जिनके पास आईडी एंड पासवर्ड होगा सिर्फ वही बंदे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, बाकी कोई भी कंप्यूटर से कनेक्ट ही नहीं हो सकता। उन्हीं लोगों को अलाउ है जिनके पास आईडी पासवर्ड है, उन्हीं को अलाउ है कि आप नेटवर्क से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इसके अंदर फायरवॉल। मैंने एनफोर्स पाथ में बताया था कि यहाँ पे मैंने पाथ फिक्स कर दिया कि अगर नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना है तो फायरवॉल के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये फायरवॉल होता क्या है, देखो दो तरीके के नेटवर्क हैं, एक तो आपका पब्लिक नेटवर्क जैसे कि आपका इंटरनेट, एक है आपका प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क मतलब मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क, मेरा प्रोफेशनल हब का जो नेटवर्क है वो प्राइवेट नेटवर्क। अगर प्रोफेशनल हब अपने आप को कनेक्ट करता है इंटरनेट के थ्रू, तो इंटरनेट जो है वो प्रोफेशनल को कुछ भी भेज रहा है, इंटरनेट पे कोई गलत चीजें भी आ रही है, अनऑथराइज बंदा भी इंटरनेट के थ्रू प्राइवेट हब प्रोफेशनल हब का डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो फायर वॉल, देखो नाम से समझ में आ रहा है, वॉल मतलब दीवार, दीवार मतलब ये दोनों नेटवर्क के बीच में आपने एक दीवार खड़ी कर दी। ये आपका है पब्लिक नेटवर्क, ये आपका है प्राइवेट नेटवर्क, इन दोनों के बीच में आपने एक दीवार खड़ी कर दी। इसका दीवार का नाम क्या है, फायरवॉल। बेसिकली ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। फायरवॉल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो लगाया जाता है प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क के बीच में। क्यों, अब क्या होगा, पब्लिक नेटवर्क से कोई भी डेटा आ रहा है, पब्लिक नेटवर्क से कोई भी डेटा आ रहा है, डेटा मतलब यहाँ पे पैकेट्स के फॉर्म में आता है, आप लोगों को पता है इंटरनेट पे डेटा, तो जो भी पैकेट आएगा फायरवॉल उसको चेक करेगा क्या वो पैकेट किसी ऑथराइज बंदे ने भेजा है या वो अनऑथराइज बंदे ने भेजा है। अगर वो पैकेट ऑथराइज पर्सन से आया होगा, अगर वो पैकेट अनऑथराइज पर्सन ने भेजा है तो फायरवॉल उसको वहीं रिजेक्ट कर देगा, उसको प्राइवेट में जाने नहीं देगा। अगर वो पैकेट किसी ऑथराइज पर्सन के थ्रू आया तो फिर फायरवॉल चेक करेगा क्या उस पैकेट में कोई डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस तो नहीं है ना, डिस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट्स तो नहीं है ना। डिस्ट्रक्टिव मतलब ऐसी कोई स्टेटमेंट तो इसमें नहीं लिखी हुई ना जो पैकेट आया जो मेरे प्राइवेट नेटवर्क को हार्म पहुंचा सकती है, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा हुआ ना। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ तो वो उसको एंटर होने देगा, तो वो प्राइवेट में जाने देगा, अदरवाइज वो उस पैकेट को प्राइवेट में एंटर नहीं करने देगा। ये होता है पूरा फायरवॉल का काम। तो फायरवॉल क्या करती है, फायरवॉल आपके प्राइवेट नेटवर्क को बचाएगी, जो पब्लिक नेटवर्क से गलत इंफॉर्मेशन आ सकती थी, जो भी गलत डेटा पैकेट्स आ सकते थे उनसे बचाएगी फायरवॉल अपने प्राइवेट नेटवर्क को। होता क्या है, कोई भी डेटा पैकेट जब पब्लिक नेटवर्क से आ रहा है, इंटरनेट से आ रहा है, तो फायरवॉल चेक करेगा कि वो पैकेट आपको ऑथराइज बंदा भेज रहा है या अनऑथराइज। अगर अनऑथराइज भेज रहा है तो उसी पैकेट को वहीं से रिटर्न कर देगा, फायरवॉल उसको आगे प्राइवेट में नहीं जाने देगा। अगर वो पैकेट ऑथराइज बंदे ने भेजा है तो फायरवॉल दूसरी चीज चेक करेगा कि उसके अंदर कोई डिस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट्स तो नहीं है ना, उस सॉफ्टवेयर उस पैकेट के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं लिखा हुआ ना जो मेरे प्राइवेट नेटवर्क को हार्म पहुंचा सकता है। अगर नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ जो आपको हार्म पहुंचा सकता है, तो क्या करेगा, फायरवॉल अलाउ करेगा कि वो पैकेट अब आपका प्राइवेट नेटवर्क पे जा सकता है। तो बेसिकली जो ये फायरवॉल है ये इंसुलेटर्स जैसे एक्ट करता है। इंसुलेटर्स मतलब ये इंसुलेट करता है, ये इंसुलेट मतलब बचाता है। किसको बचाता है, प्राइवेट नेटवर्क को बचाता है। किससे बचाता है, पब्लिक नेटवर्क से बचाता है। तो फायरवॉल समझ में आया। फायरवॉल का मतलब क्या हुआ कि ये पब्लिक नेटवर्क से कोई भी अगर अनऑथराइज बंदे ने डेटा पैकेट भेजा है या उसमें कोई डिस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट है तो उस पैकेट को वो आगे जाने ही नहीं देगा, वो प्राइवेट नेटवर्क को जाने नहीं देगा। तो फायरवॉल आपके पैकेट्स को, प्राइवेट नेटवर्क को सिक्योर रखता है कि उस पे जो भी डेटा आएगा वो सिक्योर डेटा ही उस पे जा सकता है। नेक्स्ट है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल में, दैट इज एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को मैसेज भेजना है हेलो, अगर मैं ये हेलो का हेलो लिखकर भेज दूंगी तो बीच में अगर कोई हैकर है तो उसको भी ये पता चल जाएगा मैं उसको मैसेज क्या भेज रही हूँ हेलो, वो पढ़कर समझ जाएगा। तो इस मैसेज को मैं कोडेड फॉर्म में भेजती हूँ। मैंने कोडेड फॉर्म में लाइक इस मैसेज को भेजा 10101234।
अब ये मैंने मेरा कोड है, हेलो के लिए मेरा ये कोड है, जो जिसको भी मैंने ये मैसेज भेजा, जो रेसिपिएंट है उसको पता है कि इस कोड का मतलब क्या है, हेलो। तो एन्क्रिप्शन में क्या होता है कि जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, जो भी आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, आप उसको कोडेड लैंग्वेज में भेजते हैं, कोई भी कोडेड फॉर्म में भेजते हैं, कोड में भेजते हैं। क्यों? ताकि जो अगर कोई अनऑथराइज बंदा उसको एक्सेस करने की कोशिश करे बीच में मैसेज, तो उसके लिए वो मैसेज मीनिंगलेस हो, उसको नहीं समझ में आ रहा कि उस मैसेज का मतलब क्या है। अगर आप कोडेड फॉर्म में कोई मैसेज भेजते हैं तो उसके लिए वो मैसेज क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, कि कोई अनऑथराइज बंदे को नहीं पता होगा कि उस मैसेज का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सीरियल देखा था, स्पेशल ऑप्स, पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, हॉटस्टार पे है स्पेशल ऑप्स। उसमें क्या था, जो भी टेररिस्ट थे, अगर उनको बात करनी है कि यहाँ पे हमें बॉम्ब ब्लास्ट करना है या यहाँ पे हमें ये काम करना है, तो वो टेररिस्ट डायरेक्टली तो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। एक बंदा यहाँ बैठा है, एक बंदा यहाँ बैठा है, तो दोनों एक दूसरे से फोन पे ऐसे तो बात नहीं करेंगे कि आज दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट करना है, मुंबई में, ऐसे नहीं। वो ऐसे कहेंगे कि आज दिल्ली में दिवाली बनानी है, आज बॉम्बे में दिवाली बनानी है। तो उसने कहा दिवाली बनानी है, दिवाली का मतलब बॉम्ब ब्लास्ट। अब मैं कोई मीडिएटर हूँ, मैं कोई अनऑथराइज पर्सन हूँ, वो लोग मुझे ये बात नहीं बताना चाहते, तो मैंने सुना उनका, मैंने फोन कॉल तो हैक कर लिया, मैंने फोन के रिकॉर्ड्स तो हैक कर लिए, मैं सुन पा रही हूँ वो क्या बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा दिवाली में, दिल्ली में दिवाली बनानी है, दिल्ली में दिवाली बनानी है। तो मैंने कहा तो दिल्ली में दिवाली बनाने जा रहे हैं, मुझे क्या पता कि इनका मतलब क्या है, कि दिल्ली में इनको बॉम्ब ब्लास्ट करना है। तो वो लोग किस भाषा में बात कर रहे हैं, कोडेड लैंग्वेज में, कि कोई अगर अनऑथराइज बंदा है तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा वो क्या कहना चाह रहा है, उसके लिए वो डेटा क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया। इसको अपन क्या कहते हैं, एन्क्रिप्शन कहते हैं। तो एन्क्रिप्शन मतलब कोई भी नॉर्मल डेटा को आप कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करो ताकि वो मीनिंगलेस हो जाए अनऑथराइज पर्सन के लिए। अब डेटा को कोडेड फॉर्म में कब कब कन्वर्ट करते हैं, अगर आप डेटा को डेटाबेस में स्टोर करें तब आप कोडेड फॉर्म में स्टोर करो, और अगर नेटवर्किंग के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह कोई डेटा भेज रहे हैं तब भी आप उस डेटा को कोडेड फॉर्म में ही करो। अगर कोई सेंसिटिव डेटा है, सेंसिटिव मतलब बहुत सिक्योर रखने वाला डेटा है, तो डेटाबेस में भी उसको कोड में ही रखो, क्योंकि अगर कोई डेटाबेस हैक कर लेता है तो उसको तब भी नहीं पता चलना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। और नेटवर्किंग पे भी जब एक जगह से दूसरी जगह भेज रही हो तभी वो डेटा आपका कोडेड फॉर्म में ही होना चाहिए। अब एन्क्रिप्शन होता कैसे है, एन्क्रिप्शन करने के लिए आप एक एल्गोरिथम काम में लेते हैं। एल्गोरिथम कंप्यूटर्स में काम में लिए जाते हैं, जब सॉफ्टवेयर वगैरह रन करवाते हैं तब काम में जाते हैं। एल्गोरिथम के साथ एक की होती है, ये एल्गोरिथम और की मिलकर क्या करते हैं, आपके एल्गोरिथम और की मिलकर क्या करते हैं, जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट था उसको ये किस में कन्वर्ट कर दिया, इन्होंने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। साइफर टेक्स्ट का मतलब कोड। दिवाली ओरिजिनल टेक्स्ट था बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है। साइफर टेक्स्ट था दिवाली, तो ओरिजिनल टेक्स्ट को कोड में कन्वर्ट करना, साइफर मतलब कोडेड फॉर्म में, तो ये काम किसका है, एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम एंड की का। और जो रेसिपेंट होगा, बी वाला बंदा रेसिपेंट है जिसको मैसेज रिसीव हो रहा है, उसके पास भी एक एल्गोरिथम है, उसका नाम, एल्गोरिथम का नाम है डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। डिक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या करेगा, उस साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा ओरिजिनल मैसेज में। उस दिवाली को उसने कन्वर्ट किया बॉम्ब ब्लास्ट में, ठीक है, समझ में आया। तो एन्क्रिप्शन करने के लिए क्या होता है, कि एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम प्लस एक की काम में ली जाती है जो ओरिजिनल टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगी, और रेसिपेंट के पास भी एक डिक्रिप्शन एल्गोरिथम है जो क्या करेगा, साइफर टेक्स्ट को ओरिजिनल टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। अब ये साइफर टेक्स्ट क्या है, जो कोडेड होता है, जो भी कोडेड लैंग्वेज है उसको साइफर कहते हैं, और ओरिजिनल टेक्स्ट जो आपका ओरिजिनल मैसेज है उसको आप ओरिजिनल टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। लास्ट है अपना, इसके अंदर लास्ट है अपना कॉल बैक डिवाइसेस। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल में लास्ट है कॉल बैक डिवाइसेस। ये भी कंट्रोल्स हैं, नेटवर्क पे आने वाले जो एरर्स हैं उनसे बचाने के लिए कंट्रोल्स लगा रहे हैं कॉल बैक डिवाइसेस। अब ये कॉल बैक डिवाइसेस होती क्या है, देखो यहाँ पे अपना एम होता है कि एक तो होता है, देखो इंट्रूडर्स, पहले इनका मतलब समझते हैं। एक होता है इंट्रानेट। इंट्रूडर का मतलब कोई बंदा अगर विदाउट परमिशन, मेरी परमिशन के बिना अगर कोई बंदा कंप्यूटर में एंटर कर रहा है, अगर कोई बंदा बिना परमिशन के कहीं एंटर करता है मतलब उस चीज को हार्म करने के लिए एंटर कर रहा है। इंटरनेट,
आपका जो प्राइवेट नेटवर्क है जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, मेरी प्रोफेशनल हब का प्राइवेट नेटवर्क, गूगल का अपना प्राइवेट नेटवर्क, जो भी ऑफिस है सबका खुद का अपना प्राइवेट नेटवर्क है जिसको आप कहीं से भी एनीवेयर कहीं से भी बैठे हुए आप उसको अगर एक्सेस कर सकते हैं तो वो होता है आपका इंटरनेट। दो बातें समझ में आई। तो कॉलबैक डिवाइसेस का एम क्या होता है कि इनका एम होता है कि हम इंट्रूडर को इंट्रानेट से दूर ही रखें, इंट्रूडर को इंटरनेट से दूर ही रखें, उसको उसके पास नहीं आने दें। हम तब कंट्रोल नहीं लगाएं, हम तब सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लगाएं कि जब इंट्रूडर इंट्रानेट में एंटर हो चुका है। इंट्रूडर इंटरनेट को अटैक कर चुका है फिर आप सिक्योरिटी मेजर्स लगा रहे हो, ये नहीं। यहाँ पे कहा जाता है कि इंट्रूडर को इंटरनेट से दूर ही रखो, किसी अनऑथराइज पर्सन को इंटरनेट तक पहुंचने ही मत दो, आप पहले ही सिक्योरिटी मेजर्स लगा लो। ये नहीं कि वो हमारे इंटरनेट तक पहुंच गया फिर हम कोई सिक्योरिटी मेजर्स लगाने जा रहे हैं, तो हमने पहले ही यहाँ पे कोई सिक्योरिटी मेजर्स लगाई है। मतलब नेटवर्क को कनेक्ट भी कोई ना कोई ऑथराइज बंदा ही कर सकता है, ये नहीं कि कनेक्ट तो कोई भी कर रहा है फिर उसको एक्सेस ऑथराइज बंदा कर रहा है। कनेक्ट भी ना कर पाए कोई अनऑथराइज बंदा उस नेटवर्क से कनेक्ट भी ना हो पाए, मेरा इंट्रानेट से कनेक्ट भी ना हो पाए। इंट्रूडर को दूर रखो इंटरनेट से, ना कि इंट्रूडर जब अटैक कर जाए तब हम सिक्योरिटी लगाएं, ऐसा नहीं होता कॉलबैक डिवाइसेस में। यहाँ क्या होता है कॉलबैक डिवाइसेस में, अगर कोई यूजर है, अगर यूजर को कोई नेटवर्क चाहिए, कोई नेटवर्क का कनेक्शन चाहिए तो उसको सबसे पहले एक पासवर्ड डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा। नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए भी उसको पासवर्ड डालना पड़ेगा। वो जो पासवर्ड डाल देगा, वो पासवर्ड डालेगा, अगर वो पासवर्ड सही है मतलब वो बंदा ऑथराइज्ड है, मतलब वो बंदा सही है, ऑथराइज्ड बंदा है, तो क्या हो सकता है फिर पासवर्ड डालने के बाद जो ये सॉफ्टवेयर है कॉलबैक डिवाइसेस, ये क्या करेंगी, आपके लिए कनेक्शन ओपन करेंगी। ये सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, ये कॉलबैक डिवाइसेस क्या करेंगी, एक नंबर डायल कर कर आपके लिए नया कनेक्शन स्टैब्लिश कर देंगी। अगर आप ऑथराइज बंदे हो, सही पासवर्ड डाला है, तो कॉलबैक डिवाइसेस आपको कनेक्शन ओपन कर देंगे, आप उसमें एंटर कर सकते हो। प्लस आपने ये जो पासवर्ड डाला है ये भी ऐसा नहीं कि कहीं भी बैठे हुए किसी ने पासवर्ड डाल दिया, इसके लिए भी आपने लिमिटेशन लगा रखी कि आप स्पेसिफिक टर्मिनल पे जाकर ही पासवर्ड लगा सकते हो। सिर्फ ये वाले फोन ही पासवर्ड लगा सकते हैं, या जिनके पास ये वाला फोन नंबर है सिर्फ वो लोग ही पासवर्ड लगा सकते हैं। तो टर्मिनल भी आपने फिक्स कर दिए कि अगर आपको नेटवर्क कनेक्शन के लिए पासवर्ड चाहिए तो आपको इन्हीं टर्मिनल्स के थ्रू आप पासवर्ड लगा सकते हो, इन्हीं फोन नंबर्स के थ्रू आप पासवर्ड लगा सकते हो, तो आपका पासवर्ड एक्सेप्ट होगा, मैच हो गए तो आप ऑथराइज बंदे हो और आपका कनेक्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो इंट्रूडर यहाँ पे नेटवर्क के अंदर एंटर ही नहीं कर पाया। तो क्या होता है, ये अपन को बचाता है, दो तरह की एरर्स से बचाता है। एक तो कॉल फॉरवर्डिंग एरर्स, ये कोई तरीके की एरर्स होती हैं, क्या होती है क्या नहीं इसका मतलब समझने की जरूरत नहीं है। एंड एक मैन इन द मिडल, बीच में कोई आदमी है, उसकी तरह की एरर से बचाता है। बीच में आदमी मतलब अगर जैसे आप अपनी क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट कर रहे हैं, कहीं पे कोई पेमेंट कर रहे हैं, अब बीच में कोई हैकर है, उसने आपका क्रेडिट कार्ड, जब आप पेमेंट कर रहे हैं आपने अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाली और बीच वाले मैन इन द मिडल, जो बीच में आदमी है, उसने सारी डिटेल्स भरकर उसको गलत यूटिलाइज कर लिया, तो इस तरह की एरर आने से भी वो अपन को बचाएगा। तो ये होती है आपकी कॉलबैक डिवाइसेस। समझ में आया कॉलबैक डिवाइसेस की इंट्रूडर को इंटरनेट में एंटर ही नहीं होने देता। वो कहता है कि ये नहीं कि एंटर होने के बाद हम सिक्योरिटी मेजर्स लगाएंगे, हम एंटर ही होने से पहले सिक्योरिटी मेजर्स लगा देंगे कि अगर आपको एंटर करना है तो आपको उसके लिए पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड भी आप ऐसा नहीं हर डिवाइस से डाल सकते, आप स्पेसिफिक टर्मिनल्स या स्पेसिफिक फोन नंबर के थ्रू, जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस उसके थ्रू ही पासवर्ड आप डाल सकते हो। अगर आपका पासवर्ड मैच हो गया तो आप ऑथराइज बंदे हो, तो कॉलबैक डिवाइसेस आपको आपके लिए कनेक्शन ओपन कर देगी, आप कनेक्ट कर सकते हो अपने प्राइवेट नेटवर्क से। एंड ये कॉल फॉरवर्डिंग एंड मैन इन द मिडल, कॉल फॉरवर्डिंग एंड मैन इन द मिडल टाइप की एरर से अपन को बचाता है। यहाँ तक बात समझ आए? यहाँ तक एक सेकेंड, चलो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है?
ये सारे आपके नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल्स हो गए। कौन से पढ़ी अपन ने नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल? सबसे पहले पॉलिसी ऑन यूज ऑफ नेटवर्क सर्विसेज, देन एनफोर्स पाथ, सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क्स, network connection and routing control, security of network services, firewall, encryption and fallback devices. Clear? Then इसी में लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में ही अपन नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में ही नेक्स्ट आप पढ़ने जा रहे हो, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, आप लोगों को पता है ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं, किसको नहीं बोलते, अपन को पता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, विंडोज जो होता है वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन एक्सेस कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम की आप क्या क्या रिसोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, ये सारी बातें यहाँ पे करी जाएंगी ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है बहुत सारे यूजर्स को, बहुत सारी एप्लीकेशंस को कि आप लोग शेयर कर सकते हैं। क्या आप लोग प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं, आप लोग डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से, आप लोग मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज है वो अलाउ करता है बहुत सारे यूजर्स एंड बहुत सारी एप्लीकेशंस को कि आप लोग प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं, डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, आप लोग मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस होते हैं, आप लोगों को ध्यान है, मैनेजिंग हार्डवेयर फंक्शन, यूजर इंटरफेस, फाइल मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, बहुत सारे फंक्शंस थे, मेमोरी मैनेजमेंट एक्सेट्रा। देन ऑपरेटिंग सिस्टम में अपन क्यों सिक्योरिटी लगाते हैं, अपन को तीन चीजों का पता होना चाहिए। कौन कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, हु कैन एक्सेस द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या क्या रिसोर्सेज वो बंदा एक्सेस कर सकता है, एक्सेस करने की परमिशन तो आज बहुत सारे लोगों के पास है, पर क्या क्या एक्सेस आप कर सकते हो एंड क्या एक्शंस आप उस पर आप ले सकते हो। एक्सेस करने के साथ ही आप क्या कुछ नया ऐड भी कर सकते हो, क्या पुराना डिलीट भी कर सकते हो, क्या एक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में तीन चीजों का अपन को पता होना चाहिए, तीन चीजों का ऊपर एक्सेस कंट्रोल्स लगाए जाते हैं कि कौन एक्सेस कर सकता है, क्या एक्सेस कर सकता है, क्या एक्शंस वो उस पर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट की, उसको कोई गलत बंदा एक्सेस ना कर ले, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपन कोई स्टेप्स फॉलो करते हैं। बेटा स्टेप्स है सीक्वेंस में ही याद करने। अभी तक क्या था, अपन ने जितने भी पॉइंट्स पढ़े उनमें कहीं स्टेप्स नहीं आए, तो कोई भी पॉइंट कैसे भी सीक्वेंस में आप याद कर सकते थे, पर यहाँ जैसा अपन पढ़ेंगे उसी सीक्वेंस में पॉइंट्स याद करने हैं और उसी सीक्वेंस में एग्जाम में पॉइंट्स अपन को लिखकर आने हैं। सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेप का मतलब ये होता है 1 बाय 1, पहले ये फिर बाद में ये बाद। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई गलत बंदा एक्सेस ना कर ले, उसके लिए अपन कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला स्टेप है ऑटोमेटेड टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन। ऑटोमेटेड टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन, टर्मिनल का मतलब आपको पता है क्या होता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स को अपन क्या कहते हैं, टर्मिनल। तो स्पेसिफिक टर्मिनल से ही सेशन शुरू होना चाहिए। जो भी सेशन आपका स्टार्ट हो रहा है वो स्पेसिफिक टर्मिनल से ही स्टार्ट होना चाहिए। जैसे नितिन भैया का और गोविंद का कंप्यूटर है, तो नितिन भैया का कंप्यूटर जो है वो मेन कंप्यूटर है, वो प्राइमरी कंप्यूटर है। तो अगर उनको कोई काम करना है, दोनों को कंप्यूटर पे सेशन स्टार्ट करना है, तो नितिन भैया का कंप्यूटर से ही सेशन स्टार्ट होगा, फिर काम उस पर बहुत सारे लोग मिलकर कर सकते हैं। तो जो कंप्यूटर सेशन स्टार्ट होगा वो स्पेसिफिक टर्मिनल जाकर ही सेशन शुरू हो सकता है। हर किसी कंप्यूटर से कभी भी सेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। सेशन मतलब समझते हैं, जैसे आपका और हमारा सेशन चलता है 2 to 4, मैं आप लोगों से कितने बीच के बीच में कनेक्टेड रहती हूँ, 2 to 4 मैं आपसे कनेक्टेड रहती हूँ, तो मेरा सेशन 2 to 4 स्टार्ट हो जाता है। तो कोई भी सेशन, कोई भी काम करने का जो सेशन शुरू करना है वो हर कंप्यूटर से नहीं हो सकता, स्पेसिफिक टर्मिनल से शुरू होगा। मतलब पहले वो टर्मिनल ऑन होना पड़ेगा, फिर आप बाकी सारे काम कर सकते हैं। तो मैंने टर्मिनल बता दिया कि सबसे पहले उसको वो सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। देन सेकेंड स्टेप है यहाँ पे टर्मिनल लॉगिन प्रोसीजर। टर्मिनल लॉगिन प्रोसीजर, आपको अगर उस कंप्यूटर में एंटर करना है तो आपको आईडी एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा।
बिना आईडी पासवर्ड डाले आप कंप्यूटर को ओपन नहीं कर सकते। आईडी पासवर्ड डालोगे वो जाकर मैच होगा डेटाबेस में। डेटाबेस में ऑलरेडी सेव है आईडी पासवर्ड कि जिनका आईडी ABC है उनका पासवर्ड 1 2 3 है। आपने भी अगर यही आईडी और यही पासवर्ड डाला है तो आईडी पासवर्ड दोनों करेक्ट हैं तो आप लॉगिन कर जाओगे, अदरवाइज आप लॉगिन नहीं कर सकते। जैसे आप लोग फेसबुक पे डालते हो आईडी पासवर्ड, लॉगिन करते नहीं, आईडी डाल दिया, पासवर्ड अगर गलत कुछ डाल दिया तो डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर्ड है कि क्या आईडी के साथ क्या पासवर्ड होना चाहिए था, आपने रजिस्टर करते टाइम डाला था। तो अगर आपने गलत आईडी पासवर्ड डाल दिया तो फेसबुक कहता है आपका पासवर्ड गलत है, प्लीज रिकरेक्ट करो, या आपका आईडी गलत है, प्लीज इनका कॉम्बिनेशन सही डालो, तभी आप फेसबुक को ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप फेसबुक को ओपन नहीं कर सकते। तो वैसे ही अगर कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करना है आपको, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज को ओपन करना है अपन को, तो आपको उसके लिए आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। वो डेटाबेस में जाकर मैच होगा, अगर मैच हो गया तो ये चीज आप ओपन कर जाओगे, आप उसके अंदर लॉग इन कर जाओगे। मैच नहीं हुआ तो वहीं से आप लॉग आउट, मतलब वहीं से आप बाहर निकल जाओगे। देन एक्सेस टोकन। एक्सेस टोकन का मतलब क्या है? आपने आईडी पासवर्ड डाला, सही आईडी पासवर्ड डाला, मैं सही लॉगिन कर गई। जब मैं लॉगिन कर गई, कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर गई, अब मैं क्या रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकती हूँ? जैसे मैं लॉगिन करती हूँ मेरे लिए एक एक्सेस टोकन जनरेट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक एक्सेस टोकन जनरेट करता है। उस एक्सेस टोकन के साथ वो एक की जनरेट करता है। उस की के अंदर 4 चीजें लिखी हुई है, आपका आईडी, आपका पासवर्ड, आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, एंड आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज को एक्सेस करने की परमिशन है, आप कौन से काम कर सकते हो, आप क्या क्या रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, आपको कौन सी प्रिविलेजेस ग्रांटेड है। प्रिविलेजेस ग्रांटेड का मतलब आपको क्या क्या परमिशन दी गई है, आपको क्या ये परमिशन दी गई है कि इस डेटा में चेंजेस कर सकते हो, क्या आपको परमिशन दी गई है इस डेटा में डिलीशन आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें कहाँ लिखी रहेंगी? उस एक्सेस टोकन में। तो जैसे ही आपने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया, हाथ के हाथ एक एक्सेस टोकन जनरेट होता है, उसके साथ एक की जनरेट होती है, उनमें 4 चीजें लिखी हैं कि ये बंदा है, इसका ये आईडी, ये पासवर्ड है, ये इस ग्रुप से बिलोंग करता है, एंड ये इन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, या यही सारी प्रिविलेजेस को ग्रांट की गई है। ताकि मतलब एक्सेस टोकन का मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग द सेशन आप कौन से रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई है? एक्सेस टोकन में लिखी हुई। एक्सेस टोकन में क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द सेशन, जब तक सेशन चल रहा है तब तक मैं क्या क्या काम कर सकती हूँ, मैं कौन सी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकती हूँ, या क्या क्या काम रीड कर सकती हूँ, राइट कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ, क्या काम करने की मुझे परमिशन मिली है, सारी चीजें कहाँ लिखी हुई है? एक्सेस टोकन। देन नेक्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यहाँ पे एक प्रॉपर लिस्ट बनी हुई है कि एक रिसोर्स को कौन से बंदे काम में ले सकते हैं, ऑल यूजर्स। लाइक रिसोर्स है प्रिंटर, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंटर को कौन कौन काम में ले सकता है, ए काम में ले सकता है, सी काम में ले सकता है, डी काम में ले सकता है, ई काम में ले सकता है, एफ काम में ले सकता है, ये सारी चीजों की लिस्ट बनी हुई है, और जेड काम में ले सकता है। ठीक है, अब कोई बंदा है, उसने एंटर कर लिया कंप्यूटर सिस्टम में, उसका एक्सेस टोकन जनरेट हो गया। अब प्रिंटर है और कोई रिसोर्स ले लो, लाइक आपकी और कोई रिसोर्स है, आपका स्कैनर है कंप्यूटर के अंदर, स्कैनर को मैंने कहा पर्सन बी और पर्सन ई काम में ले सकता है, एंड पर्सन वाई काम में ले सकता है। स्कैनर को ये 3 ही बंदे काम में ले सकते हैं। ये लिस्ट बनी हुई है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को, ये लिस्ट बनी हुई है। अब कोई पर्सन आया बी, उसने कोई चीज एक्सेस करने की कोशिश की, उसने प्रिंटर को एक्सेस करने की कोशिश की, तो होगा क्या? कंट्रोल लिस्ट में से देखा जाएगा, उस लिस्ट में क्या उसका नाम है बी का। सपोज पहले बंदा आया ए, हाँ बंदा आया ए को प्रिंटर एक्सेस करना है, तो यहाँ चेक किया जाएगा क्या ए को परमिशन है, क्या ए का इस लिस्ट में नाम है क्या, कि इस रिसोर्स को कौन से यूजर एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, ए का नाम है। अब क्या होगा, ये नाम मैच होगा टोकन से, आपका एक्सेस टोकन में से आपका आईडी एंड आपको कौन सी प्रिविलेज ग्रांट थी, वो सब यहाँ से एक्सेस टोकन से उठाई जाएगी। आईडी, ए जो बंदा था उसकी आईडी थी 101 वाला जो बंदा था, उसको सिर्फ और सिर्फ रीड करने की परमिशन थी। तो अगर ये बंदा इसमें कुछ लिखना चाहता है तो उसको परमिशन नहीं है, क्योंकि उसके पास परमिशन सिर्फ रीड करने की थी। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और एक्सेस टोकन दोनों मैच होते हैं। अगर दोनों चीजें मैच हो गई, इसने मांगा मुझे रीड करना है और
प्रिविलेज ग्रांट में भी रीड लिखा हुआ है, दोनों चीजें मैच हो गई तो आपको उस चीज को एक्सेस करने की परमिशन मिल जाती है, अदरवाइज आपको उस चीज को एक्सेस करने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या है? एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि एक रिसोर्स को कौन सारे यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही कोई यूजर किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है तो एक्सेस टोकन से उसका आईडी और उसका प्रिविलेज देखा जाता है और ये मैच किया जाता है कंट्रोल लिस्ट से। अगर दोनों चीजें मैच हो गई, उस बंदे का नाम कंट्रोल लिस्ट में भी है और उस बंदे का नाम एक्सेस टोकन में भी था और उसको वो प्रिविलेज ग्रांट थी कि आप प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हो, अगर दोनों चीजें मैच हो गई तो आप ये काम परफॉर्म कर सकते हो, तो इस चीज को एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज आप इस चीज को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, देन नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेप दैट इज डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो रिसोर्स ओनर है, जिसकी जो ओनर है उस रिसोर्स का, उसके पास फ्रीडम होती है, वो चाहे जिसको जो एक्सरसाइज दे सकता है। मतलब कोई रूल नहीं होता कि पर्सन ए को रीड वाला परमिशन देनी है, पर्सन बी को राइट वाली परमिशन देनी है, ऐसा कोई रूल नहीं होता। रिसोर्स ओनर की जो इच्छा होगी, जो ओनर है उसका जिसको जो देने का मन उसको वो दे सकता है, इसको कहते हैं डिस्क्रिशनरी। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इच्छा जो हो आप उसको वो बंदे को एक्सरसाइज दो। मैं चाहती हूँ तो ए को रीड देना तो दे सकती हूँ, मैं बी को राइट देना चाहती हूँ तो दे सकती हूँ, मैं सी को डिलीट देना चाहती हूँ तो मैं दे सकती हूँ। कोई रूल्स रेगुलेशन मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि किसको मुझे रीड देना है, किसको राइट, किसको एग्जीक्यूट, किसको डिलीट देना है। तो ये मेरी इच्छा होती है कि मैं किसको कौन सा एक्सरसाइज देना चाहती हूँ, दैट इज डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। देन नेक्स्ट स्टेप है आपका, नेक्स्ट स्टेप है यूजर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। देखो, यूजर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करने की बात हो रही है, विंडोज को एक्सेस करने की बात हो रही है, और विंडोज बहुत क्रिटिकल रिसोर्स है, मतलब उसका लॉस अपन बेयर नहीं कर सकते। तो क्या करो, आइडेंटिफिकेशन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब आईडी पासवर्ड से तो मैं आपको आइडेंटिफाई कर ही रही हूँ, उसके साथ मैं कुछ बायोमेट्रिक्स भी काम में लेना चाहती हूँ। बायोमेट्रिक्स मतलब जैसे कि आपका थंब इम्प्रेशन हो गया, आपकी आई रेटिना हो गई, ये कोई कॉपी नहीं कर सकता, कोई अनऑथराइज बंदा ये कॉपी नहीं करके अंदर घुस सकता। एंड आप डिजिटल सिग्नेचर्स भी काम में ले सकते हो, कि डिजिटल सिग्नेचर्स जो होते हैं वो भी अपन काम में ले सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए। तो आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप आईडी पासवर्ड के साथ बायोमेट्रिक्स भी काम में ले लो, डिजिटल सिग्नेचर्स भी काम में ले लो उस पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि उसमें एरर आने के चांसेस, उसमें वायरस आने के चांसेस, कोई अनऑथराइज एंट्री होने के चांसेस थोड़े कम हो जाए। देन पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम मतलब क्या हुआ? आप लोग कंप्यूटर में एंटर करने के लिए पासवर्ड डालते हो, ठीक है, हर बंदा अपना अलग अलग पासवर्ड डालता है, उसके अकॉर्डिंग वो कंप्यूटर उसके लिए ओपन हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग उस कंप्यूटर को एक्सेस कर पाता है। लाइक पर्सन ए की कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही है विंडोज, पर्सन ए आया, उसका पासवर्ड है 123, जब उसने 123 डाला तो उसके लिए इस तरीके से वो कंप्यूटर ओपन हुआ कि उसमें वो सिर्फ रीड कर सकता है। पर्सन बी आया, उसने पासवर्ड डाला 456, अगर 456 डालता है तो उसके लिए इस तरीके से कंप्यूटर ओपन हुआ कि वो उसमें राइट कर सकता है। पर्सन सी आया, उसने पासवर्ड डाला 758, तो वो पासवर्ड इस तरीके से उसने डाला कि वो उसमें कुछ भी डिलीट कर सकता है। इस तरीके से कंप्यूटर ओपन होगा उसके एक्सेस राइट्स के अकॉर्डिंग। अब जो पासवर्ड मैनेजमेंट है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो पासवर्ड को जहां स्टोर करते हैं, स्टोरेज के लिए वो एक टेक्निक काम में लेते हैं, दैट इज वन वे हैशिंग। स्टोरिंग के लिए एक वन वे हैशिंग काम में लेते हैं। वन वे मतलब डाल तो सब लोग सकते हैं पासवर्ड, पर देख हर जना नहीं सकता। वन वे, आपका काम सिर्फ पासवर्ड एंटर करने का है, आप उस फाइल को नहीं देख सकते जिसमें सारे पासवर्ड स्टोर हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कोई ओनर होगा, वही देख सकता है, हर बंदा उस फाइल को नहीं देख सकता। वन वे, एक ही तरफ से रास्ता है, मैं सिर्फ डेटा डाल रही हूँ, वो डेटा कहाँ जाकर कैसे स्टोर हो रहा है उसको मैं जाकर नहीं देख सकती। तो ये जो पासवर्ड मैनेजमेंट फाइल है, ये वन वे हैशिंग के फॉर्म में स्टोर होती है। मतलब एज अ यूजर अपन सिर्फ पासवर्ड डाल सकते हैं, पर पासवर्ड जहां स्टोर हो रहे हैं उस चीज को अपन नहीं देख सकते, अपन उस फाइल को रीड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रीड कर लोगे तो सारे यूजर्स के पासवर्ड आपको पता चल जाएंगे।
तो यहाँ पे ये होता है पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, वन वे हैशिंग की हेल्प से पासवर्ड मैनेज किया जाता है। देन नेक्स्ट स्टेप है इसमें यूज ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज। यूज ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज। अब ये सिस्टम यूटिलिटीज क्या होती है? सिस्टम यूटिलिटीज कोई क्रिटिकल प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, इसको यूज करने की या इसको एक्सेस करने की परमिशन कोई भी नॉर्मल बंदे को, नॉर्मल यूजर को नहीं होती। क्या होता है सिस्टम यूटिलिटीज? जैसे कि कोई यूजर को आपको ऐड करना है, किसी यूजर को आपको डिलीट करना है, तो ये जो एडिशन और डिलीशन है कोई हर बंदा नहीं कर सकता, हर यूजर को परमिशन नहीं होती कि आप ये सिस्टम यूटिलिटीज को काम में ले सकते हो। पर जो बंदा सिस्टम यूटिलिटीज को काम में ले रहा होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है जो किसी को ऐड भी करने की उसको परमिशन और डिलीट करने की भी परमिशन है यूजर्स को, तो उस एडमिनिस्ट्रेटर भी, वो भी जो काम कर रहा है उसको भी पूरा कंट्रोल वे में काम करेगा। कंट्रोल मतलब वो भी जो काम करे उसकी भी लिस्ट बनेगी, लॉग बनाया जाएगा, ताकि अगर फ्यूचर में वो कोई ऑडिटर उसको सुपरवाइज कर सके, ओनर जो उसको सुपरवाइज कर सके। लिस्ट बनेगी, उसने कौन सी डेट को किस यूजर को डिलीट किया था, कौन सी डेट को किस यूजर को ऐड किया था, किस को ऐड किस को डिलीट किया, पूरा प्रॉपर लिस्ट बनेगी ताकि उसको भी सुपरवाइज किया जा सके। तो सिस्टम यूटिलिटीज को हर कोई बंदा काम में नहीं ले सकता, स्पेशल बंदे होते हैं जो सिस्टम यूटिलिटीज को काम में लेंगे, जैसे किसी यूजर को ऐड करना, किसी को डिलीट करना। तो स्पेशल बंदे इसको जब काम में लेंगे तो वो जो काम कर रहे हैं वो भी कंट्रोल्ड वे में काम करेंगे, उनका भी काम मॉनिटर किया जाएगा कि वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उसमें वो तो गलती नहीं कर रहे। एंड जो काम वो कर रहे हैं उन सबकी भी एक लिस्ट बनाई जाएगी ताकि उसको अगर फ्यूचर में सुपरवाइज करना हो तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल में, दैट इज ड्यूरेस अलार्म टू सेफगार्ड यूजर्स। यूजर्स को बचाने के लिए अलार्म बजना। मतलब क्या है अलार्म बजना? जैसे अगर कोई जैसे आ रहा है कि अगर आपने इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, कई बार लिखा हुआ आता है कि अगर आप ये काम करोगे तो ये वायरस आने के चांसेस हैं। कई बार अपन भी कंप्यूटर में काम करते हैं, वो कहता है अगर आपने इसको बिना स्कैन किए आपने पेन ड्राइव को डाल दिया तो वायरस आने के चांसेस है। फिर भी अपन क्या करते हैं? कंटिन्यू विदाउट स्कैनिंग आप उसको कंटिन्यू कर दो। तो थ्रेट दिख रहा है, थ्रेट का इंस्ट्रक्शन यूजर को दिख रहा है, फिर भी यूजर अपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करे, फिर भी अपने काम को कर रहा है अगर यूजर थ्रेट आने के बाद भी, तो एक नोटिफिकेशन जनरेट हो जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा, जो भी आपकी अथॉरिटीज होंगी उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि इस यूजर ने थ्रेट आया था तो भी उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को इसकी वजह से हार्म हो सकता है। इसको कहते हैं ड्यूरेस अलार्म। अलार्म बज गया, नोटिफिकेशन आ गया, जैसे ही थ्रेट आने के बाद भी अगर आप कुछ करने की कोशिश करते हैं तो अगर आप कुछ एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो नोटिफिकेशन हाथ की हाथ जनरेट हो जाएगा अथॉरिटीज के पास, और उनको पता चल जाएगा कि इस बंदे ने ये काम करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्म हो सकता है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे टर्मिनल टाइम आउट। टर्मिनल टाइम आउट का मतलब ऐसा होता है, आप लोगों ने कहीं जगह देखा होगा कि अगर आपका कंप्यूटर, आपने टाइम सेट कर रखा है कि अगर मेरा कंप्यूटर 5 मिनट तक इनएक्टिव है, इनएक्टिव मतलब उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ, मैंने उसको नहीं छुआ, तो वो क्या हो जाता है? वो कंप्यूटर लॉक हो जाता है। लॉक मतलब उसको अगर अपन को दोबारा से अनलॉक करना है तो मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा तभी अनलॉक हो पाएगा। बहुत कंप्यूटर्स में ऐसा सेटिंग होती है। ये क्यों होती है सेटिंग? ताकि कोई अनऑथराइज बंदा उसको एक्सेस नहीं कर पाए। अगर बहुत टाइम तक इनएक्टिव है मेरा कंप्यूटर तो वो बंद हो जाएगा, अगर कोई गलत बंदा उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, उसको तो लगेगा कंप्यूटर ओपन है मैं एक्सेस कर सकता हूँ, बट नहीं, आपको उसको पासवर्ड डालना पड़ेगा तभी आप उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। गाइस, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर टाइम आउट हो गया तो अपने आप ही जो टर्मिनल्स हैं वो लॉक हो जाने चाहिए। And last है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल्स में, दैट इज लिमिटेशन ऑफ कनेक्शन टाइम। लिमिटेशन ऑफ कनेक्शन टाइम, कनेक्शन टाइम लिमिटेड है। जैसे अगर मेरा ऑफिस सुबह 8 से शाम के 5 चलता है, मेरा ऑफिस सुबह 8 से 5 चलता है, तो मैंने कहा इस नेटवर्क पे लोग 8 से 6 तक मैक्सिमम काम कर सकते हैं। इस नेटवर्क पे 6 बजे बाद अगर कोई मेरे ऑर्गेनाइजेशन के प्राइवेट नेटवर्क को
कनेक्ट करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। मेरे को पता है मेरा ऑफिस सैटरडे संडे बंद रहता है, मेरा ऑफिस सैटरडे संडे बंद रहता है, तो अगर सैटरडे संडे आप मेरे नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हो तो नहीं कर सकते, बंद कर रखा है, अपने लॉक कर रखा है कि सैटरडे संडे कोई भी प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि उस टाइम ऑफिस अपने बंद रहते हैं। तो कनेक्शन टाइम भी मैंने लिमिटेड कर दिया कि इतने से इतने बीच के बीच में ही आप कनेक्ट कर सकते हो, इसके अलावा आप कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिवाइज करते हुए क्या पढ़े, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। ऑपरेटिंग सिस्टम भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ये अलाउ करता है कि यूजर्स और एप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत सारे रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर, डेटाबेस, मेमोरी, इन सबको सब लोग शेयर कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल लगाने से पहले हमें पता होना चाहिए कौन उसको एक्सेस कर सकता है, क्या रिसोर्सेज वो बंदा एक्सेस कर सकता है, क्या एक्शंस वो उस पे परफॉर्म कर सकता है। जो रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है, अगर आप डेटाबेस को एक्सेस कर पा रहे हो तो आप डेटाबेस पे क्या एक्शन ले पा रहे हो, आप उसमें रीड कर पा रहे हो, डिलीट कर पा रहे हो, राइट कर पा रहे हो, क्या काम कर पा रहे हो। देन इसके कुछ स्टेप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल के। पहला है ऑटोमेटेड टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन, कि जो भी सेशन शुरू होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करने के लिए वो एक स्पेसिफाइड टर्मिनल से शुरू होना चाहिए, हर जगह से शुरू नहीं होना चाहिए। देन टर्मिनल लॉगिन प्रोसीजर, अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो आपको उसमें लॉगिन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, वो आईडी पासवर्ड जाकर डेटाबेस में मैच होगा, अगर मैच हो गया तो आपको परमिशन मिल जाएगी, अदरवाइज आपको परमिशन नहीं मिलेगी। देन एक्सेस टोकन, एक्सेस टोकन का मतलब जैसे ही आप सक्सेसफुली लॉगिन कर गए तो ये हाथ के हाथ एक टोकन जनरेट होता है जिसमें की है, की में 4 चीजें लिखी हुई हैं, आपका आईडी, आपका पासवर्ड, आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं एंड आपको कौन सी प्रिविलेजेस ग्रांटेड है, आपको क्या क्या चीजों को एक्सेस करने की परमिशन दी गई है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। मतलब टोकन में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द सेशन आप क्या क्या काम कर सकते हैं, सारी चीजें टोकन में लिखी हुई है। देन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये एक लिस्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि किस रिसोर्स को कौन से यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही कोई यूजर बोलेगा कि मुझे इस रिसोर्स को एक्सेस करना है तो एक्सेस टोकन में से उसका आईडी और प्रिविलेज आएगा, कंट्रोल लिस्ट में वो मैच होगा, अगर दोनों चीजें मैच हो गई तो आपको एक्सेस ग्रांट कर दी जाएगी, अदरवाइज आपको एक्सेस की ग्रांट नहीं कर दी जाएगी। देन नेक्स्ट है इसमें डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको कौन से एक्सेस राइट देना चाहते हो। मतलब ये कोई रूल नहीं होता कि आपको इस बंदे को ये वाले एक्सेस राइट्स देने पड़ेंगे, आपकी इच्छा हो आप उस बंदे को वो वाले एक्सेस राइट्स दे सकते हो। यूजर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन मीडियम काम में लेनी चाहिए, जैसे बायोमेट्रिक्स है, थंब इम्प्रेशंस, आई रेटिना या डिजिटल सिग्नेचर्स। देन पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ जो पासवर्ड स्टोर होता है वो वन वे हैशिंग की फॉर्म में स्टोर होता है, मैं सिर्फ डाल सकती हूँ पासवर्ड, मैं देख नहीं सकती जो पासवर्ड वाली फाइल है जहाँ सारे यूजर्स के पासवर्ड लिखे हुए हैं वो मैं फाइल देख नहीं सकती। देन यूज ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज, यूज ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज का मतलब क्या है कि सिस्टम यूटिलिटीज मतलब कोई क्रिटिकल प्रोग्राम है, क्रिटिकल प्रोग्राम है उसको आम आदमी एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ कोई स्पेशलाइज्ड पर्संस होते हैं वही उसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे किसी भी यूजर को ऐड करना, किसी भी यूजर को डिलीट करना, ये सारे काम सिस्टम यूटिलिटीज के अंदर आते हैं। तो जो बंदा है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सिस्टम यूटिलिटी का जो काम कर रहा है वो भी कंट्रोल्ड मैनर में काम करेगा, उसका भी सारा काम लॉग रखा जाएगा, लिस्ट रखी जाएगी क्या क्या काम किया है, ताकि उसको भी अपन मॉनिटर कर सकें और सुपरवाइज कर सकें। देन ड्यूरेशन आर्म टू सेफगार्ड यूजर्स, अगर थ्रेट आने के बाद भी आप उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हो तो जो अथॉरिटी उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि ये बंदा हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। टर्मिनल टाइम आउट, स्पेसिफाइड टाइम के अलावा भी अगर स्पेसिफिक टाइम में अगर आपका कंप्यूटर एक्टिव नहीं हुआ, इनएक्टिव पड़ा है, तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अगर आपको अब उसको दोबारा चलाना है, अनलॉक करना है, तो आपको उसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, विदाउट पासवर्ड वो अनलॉक नहीं हो सकता। लिमिटेशन ऑफ कनेक्शन टाइम, कनेक्ट आप सुबह 8 से शाम के 5 तक ही कनेक्ट कर सकते हो, आप सैटरडे संडे को कनेक्ट नहीं कर सकते अपने प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू, तो कनेक्शन टाइम भी अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे लिमिटेड कर दिया कि इतने से इतने बीच के बीच में ही आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? किसी को यहाँ तक कुछ भी पूछना है? पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम वापस बताना। पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, बेटा पासवर्ड मैनेजमेंट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में पासवर्ड्स कैसे स्टोर होते हैं और कहाँ स्टोर होते हैं। बहुत सारे यूजर्स जो अपना अपना खुद का सबका अपना पर्सनल पासवर्ड है, तो बहुत सारे यूजर्स जो पासवर्ड डाल रहे हैं वो वन वे हैशिंग के थ्रू डालते हैं। वन वे मतलब
मैं सिर्फ डाल सकती हूँ, आप सिर्फ डाल सकते हो, कोई तीसरा पर्सन सिर्फ डाल सकता है पासवर्ड। वो पासवर्ड जहाँ पे स्टोर्ड है वो फाइल अपन में से कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, वो कोई यूजर एक्सेस नहीं कर सकता कि कहाँ पे सारे पासवर्ड पड़े। उस फाइल को तो सिर्फ और सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा वही एक्सेस कर सकता है। आया समझ में बेटा? यस मैम। हाँ जी, किसी को और कुछ भी पूछना है? और कुछ पूछना है? नहीं। तो ये अपन किसके अंदर पढ़ रहे हैं? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में। उसमें आपने सबसे पहला पढ़ा था लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के अंदर यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, जहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन पढ़ा था, प्रिविलेज पढ़ी थी, उसका पासवर्ड पढ़ा था और उनके राइट्स को रिव्यू करना। देन यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकंड पढ़ा था वहाँ पे। थर्ड आपने पढ़ा वहाँ पे नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। फोर्थ आपने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन अलग ही बनता है वैसे तो। एंड फिफ्थ नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो भी अपन उसी के अंदर पढ़ रहे हैं, अपन लॉजिकल एक्सेस के अंदर ही पढ़ रहे हैं, दैट इज एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेस। एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, ये वाले जो कंट्रोल्स अब अपन पढ़ेंगे ये बेटा इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये आज तक तो एग्जाम में पूछे नहीं गए, पर फिर भी अपन पढ़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पता होना चाहिए कि अगर पूछ लिया तो अपन क्या लिख कर आएंगे, इसलिए। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर फिर भी थोड़ा आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, इनमें सबसे पहला अपना आएगा दैट इज इंफॉर्मेशन एक्सेस रेस्ट्रिक्शन। इंफॉर्मेशन एक्सेस रेस्ट्रिक्शन, इंफॉर्मेशन को कौन एक्सेस कर सकता है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं। मतलब अपन ने एक मेन्यू बना रखा है, जैसे मैंने मेन्यू बनाया था कि रीड तो ये बंदे कर सकते हैं, राइट ये बंदे कर सकते हैं, डिलीट ये कर सकते हैं, मेन्यू बना रखा है। उस मेन्यू के अकॉर्डिंग ही वो बंदे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपने एक्सेस पे आपने क्या लगा दिए, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि हर बंदा कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज बंदा होगा, सिर्फ और सिर्फ जिसके पास परमिशन होगी वो ही बंदा वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। मतलब रीड, राइट, डिलीट, एग्जीक्यूट, ये सारे हर बंदा नहीं कर सकता, जिसके पास ऑथराइजेशन होगा, जिसके पास परमिशन होगी, सिर्फ वही बंदा उसको एक्सेस कर सकता है। तो एक्सेस पे इंफॉर्मेशन को कौन कौन एक्सेस कर सकता है उस पे भी मैंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि कौन रीड, राइट तो कर सकता है पर्सन ए, सी एंड ई, रीड कर सकता है पर्सन बी एंड एफ, एग्जीक्यूट कर सकता है जी, एच, आई, डिलीट कर सकता है जेड, वाई, एक्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक मेन्यू बना रखा है, एक मेन्यू बना हुआ है, उस मेन्यू में लिखा हुआ है कि कौन सा बंदे को क्या एक्सेस करने की परमिशन है, सिर्फ ऑथराइज बंदा ही उस चीज को एक्सेस कर सकता है, अनऑथराइज बंदा उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन की सिस्टम जो इंफॉर्मेशन है उस पर भी एक्सेस पे आपने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। सेकेंड है सेंसिटिव सिस्टम आइसोलेशन। सेंसिटिव सिस्टम आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब आप लोगों को पता है, अभी कोविड में तो सबको बहुत अच्छे से पता लग गया, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, अलग रहो, सबसे अलग कमरे में बंद हो जाओ, अलग अलग अलग। आइसोलेशन का मतलब यही होता है, कोविड में यूज करें ना, आइसोलेट कर देते हैं लोगों को, मतलब उनको अलग रख देते हैं, सबके साथ नहीं रखते। सेंसिटिव सिस्टम आइसोलेशन, नाम से समझ में आ रहा है, अगर कोई सिस्टम बहुत सेंसिटिव है, बहुत क्रिटिकल है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा रखा है, तो जो कंप्यूटर रूम है उससे बाहर उस सिस्टम को रखो, कोई ऐसी जगह उस सिस्टम को रखो कि वहां तक कोई भी आम आदमी आसानी से ना पहुंच पाए। कंप्यूटर रूम तक अगर आप पहुंच भी गए तो भी मेरा जो इंपॉर्टेंट डेटा अभी इस कंप्यूटर में पड़ा है, और ये कंप्यूटर आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रखा गया, आइसोलेटेड मतलब अलग कोई एनवायरनमेंट पे रखा गया जहां तक हर बंदा वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो जो सेंसिटिव सिस्टम है उसको एक अलग आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रन करवाना शुरू कर दो, एंड उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में डिटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव कंट्रोल लगा कर रखो। डिटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मतलब कि अगर कोई एरर आए तो उसको आने से रोके, और वो रोक नहीं पाए तो डिटेक्टिव कंट्रोल हाथिया डिटेक्ट कर देगा कि इस पे ये एरर आ रही है, ताकि अपन उसको हाथिया ठीक कर सकें। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम्स है उन पे डिटेक्टिव और प्रिवेंटिव कंट्रोल्स लगे हुए होने
थर्ड है इसके अंदर दैट इज इवेंट लॉगिंग। लॉगिंग लॉगिंग का मतलब आप लोगों को पता है, लॉगिंग का मतलब लिस्ट बनाना। तो कंप्यूटर की हेल्प से लिस्ट को मेंटेन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में कोई भी लिस्ट प्रिपेयर करना, लिस्ट को मेंटेन करना बहुत आसान होता है। तो कई बार क्या होता है, कोई इंट्रूडर है मतलब जो ऑथराइज बंदा नहीं है, वो अलग अलग आईडी अलग अलग पासवर्ड के कॉम्बिनेशंस ट्राई करता रहेगा आपके कंप्यूटर में ऑन करने के लिए, एंटर करने के लिए। तो एक लिस्ट बनी हुई रहेगी, उस लिस्ट में लिखा हुआ रहेगा कि आईडी जो बंदा एंटर करने की कोशिश कर रहा था, टाइम ऑफ एक्सेस किस टाइम पे वो उस कंप्यूटर में एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था, एंड टर्मिनल कौन सी जगह, जयपुर से एक्सेस कर रहा था बंदा, दिल्ली से एक्सेस कर रहा था, या आपके ही ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर से तो 5th नंबर वाले कंप्यूटर से वो बंदा एक्सेस कर रहा था घुसने के, एंड कितनी बार उसने अटेम्प्ट किया है, कितनी बार उसने कोशिश की है उस कंप्यूटर में एंटर करने की। लाइक आपका कोई मोबाइल फोन है, आपने कोई सीक्रेट चीज छुपा रखी है अपने मोबाइल फोन में, अब मुझे वो देखनी है आपकी सीक्रेट चीज, तो मैं क्या करूंगी, मुझे पासवर्ड नहीं पता, मैं गलत गलत पैटर्न ट्राई करके देखूंगी, कभी ऐसा पैटर्न, कभी ऐसा पैटर्न, कभी ऐसा पैटर्न, कभी ऐसा पैटर्न, जो भी आप लोगों के पैटर्न है, मैं अलग 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 पैटर्न ट्राई करके देखूंगी सबके। तो मैंने कितनी बार ट्राई किया, मैंने बहुत बार अटेम्प्ट किया है, वो भी यहाँ पे पता चल जाएगा। टर्मिनल टर्मिनल कौन से कंप्यूटर से, कंप्यूटर में कोई कंपनी में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, 5th वाला कंप्यूटर पे आज एम्प्लॉय नहीं आया तो उसका कंप्यूटर खाली पड़ा है, तो जो इंट्रूडर है, कोई गलत पर्सन है, वो उसके कंप्यूटर को ऑन करने की कोशिश कर रहा है, उससे गलत इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कौन से टर्मिनल से हार्म होने की कोशिश हुई थी, किस टाइम हुई थी और क्या आईडी से वो काम हुआ था। तो लिस्ट बनाना कि इंट्रूडर अगर आपके सिस्टम में एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो एक प्रॉपर लिस्ट यहाँ पे मेंटेन करी जा सकती है। ठीक है, देन मॉनिटर सिस्टम यूज। मॉनिटर सिस्टम यूज, मॉनिटर सिस्टम यूज इसका मतलब क्या है, रिस्क असेसमेंट के अकॉर्डिंग, अगर रिस्क बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं, तो कंटिन्यू मॉनिटर करो, कांस्टेंट मॉनिटरिंग करते रहो जो भी क्रिटिकल सिस्टम्स है, जो भी बहुत क्रिटिकल चीजें, क्रिटिकल मतलब सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उनको आप कंटिन्यू ध्यान देते रहो, उन पे कंटिन्यू नजर रखते रहो कि क्या काम हो रहा है और क्या काम उनपे नहीं हो रहा। अपन नजर रखेंगे टाइप ऑफ एक्सेस, क्रिटिकल सिस्टम में बार बार किस तरीके का एक्सेस हो रहा है, बार बार उस पर रीड ही हो रहा है, या बार बार उस पर राइट हो रहा है, या बार बार उस पर डिलीट हो रहा है, कंटिन्यू आप इस चीज का ध्यान रखोगे। ऑपरेशन कौन से काम उस पर परफॉर्म हो रहे हैं, एडिशन का हो रहा है, सब्ट्रैक्शन का हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ध्यान रखोगे। इवेंट्स वो कौन से जनरेट करके दे रहा है, अलर्ट्स क्या क्या आ रहे हैं उसमें कि ये काम मत करो, ये आउट ऑफ कैपेसिटी है, ये काम नहीं हो सकता, एंड सो ऑन, इसमें मेमोरी ज्यादा यूटिलाइज होगी, वो अलर्ट क्या क्या जनरेट कर रहा है, ये सारी चीजों को आप कंटिन्यू कांस्टेंट बेसिस पे मॉनिटर करो। एंड क्रिटिकलिटी पे डिपेंड करता है कि कितने डिटेल में हम उसको मॉनिटर करेंगे एंड कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार मॉनिटर करेंगे। अगर सिस्टम ज्यादा क्रिटिकल नहीं है तो आप बहुत ज्यादा डिटेल में मॉनिटर भी नहीं करोगे और दिन में एक बार मॉनिटर कर लिया, काम खत्म। पर अगर सिस्टम बहुत ज्यादा क्रिटिकल है आपके लिए तो आप बहुत डिटेल में उसको एक एक पल्स उसकी चेक करोगे एंड फ्रीक्वेंसी दिन में 10 बार चेक करोगे। जैसे कोई पेशेंट है, अगर वो पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, आईसीयू मतलब जहाँ पे उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, क्रिटिकल ऑलरेडी क्रिटिकल है, तो वहां उनको बहुत डीपली एनालाइज किया जाता है, उनके पेशेंट को, उनकी हर एक पल्स को देखा जाता है, उनको मॉनिटर बहुत बार किया जाता है, एक दिन में उनका 10 बार फीवर चेक होता है कि कब चढ़ा कब उतरा, किस रेंज से चढ़ रहा है किस रेंज से उतर रहा है, एक दिन में 10 बार उनका बीपी नापा जाता है, एक दिन में 10 बार उनका शुगर नापा जाता है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी से आप उन चीजों को मेजर करोगे एंड कितनी डिटेल में आप उस चीज को मेजर करोगे, डिपेंड करता है कितना क्रिटिकल आपका सिस्टम है। तो कितना क्रिटिकल सिस्टम उस पर डिपेंड करेगा, हम उसको कैसे मॉनिटर करेंगे, कितना डिटेल में मॉनिटर करेंगे, कितनी बार हम उसको मॉनिटर करने की कोशिश करें, ताकि और जितना भी आप मॉनिटर कर रहे हो उन सब वो सारी चीजें एक लिस्ट में प्रिपेयर होती जा रही है, लॉग बनती जा रही है, और उस लॉग में अगर आपको कहीं भी गैप आता हुआ दिखे तो उस चीज को आपको हाथ ही ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी। उस गैप पे आप अटेंशन दो कि हमें उसको कैसे ठीक करना है। एंड इसी के अंदर लास्ट है दैट इज क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन।
क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। क्लॉक मतलब जो भी काम हो रहा है, डेटा यहाँ से वहां जा रहा है या कुछ भी काम हो रहा है, हर चीज के साथ क्लॉक लगी हुई है। क्लॉक मतलब सिंक्रोनाइज वे में काम हो रहा है। जो नेटवर्क का टाइम है वही आपकी घड़ी का टाइम है, सिंक्रोनाइज है। ताकि अगर आप दो चीजों को कंपेयर करना चाहो तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो कि मैंने इतनी बजे डेटा भेजा था तो मेरी घड़ी इतनी बजे कह रही है, तो नेटवर्क भी उतनी बजे ही कह रहा है कि आपने उतनी बजे डेटा को यहाँ से यहाँ सेंड किया था, और जो सेंड नहीं हो पाया या हैकर ने इतनी बजे मेरे सिस्टम को अटैक किया। तो आपका क्लॉक जो है वो भी सिंक्रोनाइज होना चाहिए। आपका नेटवर्क का टाइम और आपका खुद का टाइम जो है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो ये है आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सेस रेस्ट्रिक्शन। इंफॉर्मेशन सिस्टम को एप्लीकेशंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। ध्यान रख रहे हैं अपन, मॉनिटर कर रहे हैं जो भी सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं लोग, उनको ध्यान रख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सेस रेस्ट्रिक्शन कि कौन बंदा किस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, उसको जितनी परमिशन जितनी प्रिविलेज ग्रांट होगी वो सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएगा, सब एक्सेस नहीं कर पाएगा। सेंसिटिव सिस्टम आइसोलेशन, अगर कोई बहुत सेंसिटिव क्रिटिकल सिस्टम है तो उसको अलग आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रखो और उस पर प्रिवेंटिव डिटेक्टिव कंट्रोल्स लगाकर रखो। इवेंट लॉगिंग, एक लिस्ट प्रॉपर प्रिपेयर करो कि कौन गलत बंदा, उसने कितनी बार आईडी पासवर्ड डालकर ट्राई करने की कोशिश की, अटेम्प्ट करने की, एंटर करने की कोशिश की, उसका आईडी उसने कितनी बजे कोशिश की, कौन से कंप्यूटर से कोशिश की, कितनी अटेम्प्ट उसने किए हैं। मॉनिटर सिस्टम यूज, सिस्टम यूज कि अपन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि सिस्टम जितना क्रिटिकल होगा, जितना इंपॉर्टेंट सिस्टम होगा, आप उसमें देखोगे कि टाइप ऑफ एक्सेस, कौन बंदा किस चीज को एक्सेस कर पा रहा है, ऑपरेशन क्या काम कर रहा है, इवेंट्स अलर्ट्स कितने जनरेट हो रहे हैं, इन चीजों को अपन मॉनिटर करते रहेंगे। और मॉनिटर आप कितना डिटेल में करोगे या कितनी बार करोगे डिपेंड करता है कितना क्रिटिकल आपका सिस्टम है, उस पर डिपेंड करता है कि अपन कितनी बार मॉनिटर करेंगे। और मॉनिटर करेंगे जब 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 एक लिस्ट बनती जाएगी और लिस्ट में कोई गैप आया तो उसको इजीली अपन अटेंड करेंगे। एंड क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, हर चीज के साथ क्लॉक मतलब टाइमिंग्स जुड़े हुए होने चाहिए ताकि अगर अपन को कोई भी चीज में कंपैरिजन करना हो तो अपन आसानी से उनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है। एंड लास्ट है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल के अंदर, लास्ट है दैट इज मोबाइल कंप्यूटिंग। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में लास्ट है मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल मतलब मूवेबल, जब इंसान एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हुए भी कोई कंप्यूटिंग का काम कर पा रहे तो उसको मोबाइल कंप्यूटिंग कहते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल फोन में वो सारा काम कर सकते हो जो कंप्यूटर में कर सकते हो। मैं मोबाइल फोन में मेरी इमेजेस को स्टोर कर सकती हूँ, हाँ। मैं मोबाइल फोन में मेरा वर्ड खोल सकती हूँ, हाँ। मोबाइल फोन में एक्सेल खोल सकती हूँ, हाँ। मोबाइल फोन में ईमेल खोल सकती हूँ, हाँ। मैं बहुत सारे काम कर सकती हूँ जो मैं कंप्यूटर पे कर सकती हूँ। तो मूव करते करते जब आप काम करते हो तो आपको हर चीज का रिस्क होने के चांसेस ज्यादा हो गए। फिजिकल एक्सेस का भी रिस्क ज्यादा हो गया आपके पास, लॉजिकल एक्सेस का भी रिस्क ज्यादा हो गया। तो इनको मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ गई कि हम कैसे मैनेज करें। इसीलिए जब भी आप मूवेबल डिवाइसेस की हेल्प से कोई कंप्यूटिंग करते हैं तो उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेजर्स काम में लो। मतलब आप बायोमेट्रिक्स काम में लो आपको ऑथेंटिकेशन के लिए, थंब इम्प्रेशन, आई रेटिना, ऐसा नहीं हर कोई बंदा आपका मोबाइल खोल पा रहा है। आप इस तरीके की चीजें काम में लो, आप आई एरिस, अपना आई रेटिना, ये सारी चीजें काम में लो उसको सिक्योर करने के लिए। क्लियर हो गया? तो ये आपके कंप्लीट हो गए लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। आज अपन ने पढ़ी है लॉजिकल में नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल्स, एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल्स एंड मोबाइल कंप्यूटिंग। ठीक है। ये आपके कंप्लीट हो गया नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज। अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल में तीन तरह के पढ़े थे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल उसमें प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव था, वो हम पढ़ चुके। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज में एनवायरमेंट था, फिजिकल था, लॉजिकल था। लॉजिकल में 6 पार्ट्स थे, अपन कर चुके। आज अपन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑडिट फंक्शंस। लास्ट तरीके के जो क्लासिफिकेशंस हैं दैट इज क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट फंक्शंस। जिन फंक्शंस पे आपको ऑडिट परफॉर्म करनी है उन फंक्शंस पे क्लासिफाई किया गया। ऑडिट फंक्शंस की उस पे भी दो तरह के कंट्रोल्स होते हैं। एक तो होते हैं मैनेजरियल कंट्रोल्स, एक तो होते हैं आपके मैनेजरियल कंट्रोल्स,
एक होते हैं आपके एप्लीकेशन कंट्रोल्स, मैनेजरियल कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स। अपन स्टार्ट करेंगे अपना मैनेजरियल। मैनेजरियल मतलब मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब जो बिजनेस में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन पे कंट्रोल लगाना। मतलब आप कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को जब आप डेवलप करते हो, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, आप उसको ऑपरेट करते हो, आप उसको मेंटेन करते हो, ये सारा का सारा काम सही तरीके से हो पाए, कोई भी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो सही तरीके से डेवलप हो पाए, सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाए, सही तरीके से ऑपरेट हो पाए और सही तरीके से अपन उसको मेंटेन कर सके, सारा काम अपन प्रॉपर्ली कर सके, इनमें कोई एरर ना आए, इसीलिए अपन क्या लगाते हैं, मैनेजरियल कंट्रोल्स लगा देते हैं। तो मैनेजरियल कंट्रोल्स में पहला है अपना टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल्स। टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल्स। टॉप मैनेजमेंट कौन है? टॉप मैनेजमेंट जो सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। टॉप मैनेजमेंट का काम क्या होता है? उनका काम होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन बनाना, प्लस वो लोग जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहाँ पे सारा कंप्यूटर, उनके लिए भी रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे। टॉप मैनेजमेंट तो सबके लिए बनाएंगे, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज करने का डिपार्टमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे फाइनेंस हो। इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, इस डिपार्टमेंट के जो लोग होंगे इनका काम क्या है? इनका काम सिर्फ यही है, जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं उनको मैनेज करने का इनका काम है कि उन पे हम कौन से कंट्रोल्स लगा सकते हैं, वो सही तरीके से काम करेंगे नहीं करेंगे। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज करने के लिए मैंने एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया, उसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट गाइड करेगा, ये डिपार्टमेंट गाइड करेगा टॉप मैनेजमेंट को कि जब भी आप रूल बनाओ इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए तो इस तरीके से रूल बनाओ, क्योंकि ये एक्चुअली उस पर काम कर रहा है ये डिपार्टमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट को ये खुद बोलेगा कि अगर आपको कोई भी रूल्स बनाने हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट के, तो इस तरीके से आप रूल्स बना सकते हैं, इस तरीके से आप पॉलिसीज बना सकते हैं। टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट दोनों मिलकर कोई फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, दोनों के दोनों मिलकर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट है प्लानिंग। आप लोगों को पता है प्लानिंग का मतलब क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस क्या गोल होगा और उसको कैसे अचीव करना है, क्या तरीके होंगे उस गोल को अचीव करने के लिए, सारी बातें किसमें करते हैं? अपन प्लानिंग में करते हैं कि हमारा गोल क्या होगा और उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी, ये सारी बातें कहाँ करते हो? प्लानिंग में। प्लानिंग के लिए आप एक स्टीयरिंग कमेटी बनाते हैं, प्लानिंग करने के लिए आप एक स्टीयरिंग कमेटी बनाते हैं। स्टीयरिंग कमेटी, कमेटी का मतलब ग्रुप, स्टीयरिंग मतलब यहाँ पे हर डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा, हर डिपार्टमेंट का एक एक रिप्रेजेंटेटिव इस कमेटी में होगा। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव इसमें होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का होगा, एचआर डिपार्टमेंट का होगा, और भी अगर बिजनेस में डिपार्टमेंट है इन्वेंट्री डिपार्टमेंट का होगा। बिजनेस में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आपका कोई कंप्यूटर की रिसोर्सेज को मैनेज करने का जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का भी एक बंदा इसमें होगा। तो जितने भी आपके बिजनेस में डिपार्टमेंट है सबका एक एक रिप्रेजेंटेटिव मिलकर एक टीम बन गई। अब ये जो कमिटी है, ये जो टीम है, इसका काम सिर्फ ये देखना नहीं है कि मेरा बिजनेस पैसा कैसा कमाएगा, नहीं, इसका पूरे बिजनेस, ओवरऑल बिजनेस पे ध्यान देने का काम है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के लोग इसमें हैं। तो ये सिर्फ फाइनेंस के बारे में नहीं सोचेंगे, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे। ये जैसे इसके बारे में भी सोच सकते हैं कि हमें कौन सी फोन लाइंस काम में लेनी है, हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किससे करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग हमें किस रेट से बढ़ाना है, क्या करना है। तो ये सारे काम, इनका स्टीयरिंग कमेटी का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि पैसे के बारे में सोचना, इनका काम होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचने का काम इनका होता है। तो प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब समझ में आ गया कि सोचो क्या गोल होगा, एडवांस में डिसाइड करो क्या गोल होगा, एंड उसको अचीव करने के लिए आप क्या क्या मेहनत करोगे, ये सारी काम किसमें करते हैं? अपन प्लानिंग में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लानिंग के बाद नेक्स्ट फंक्शन है, आप लोगों ने 12th में डीएसटी में पढ़ा हुआ है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मतलब रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, रिसोर्सेज जितनी भी हैं उनको गैदर करना, इकट्ठा करना, रिसोर्सेज को उनको अलॉट करना, जिसको जो रिसोर्स चाहिए उसको वो रिसोर्सेज दे देना, एंड उन रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना कि कौन सा बंदा कब कौन से रिसोर्स को काम में लेगा, ताकि आप अपना गोल को अचीव कर पाए। तो ये सारे काम अपन किसमें करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग।
तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब रिसोर्सेज को गैदर करना, उनको अलॉट करना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, ताकि जो मेरा गोल है, जो मेरा एम है, वो मैं अचीव कर पाऊँ। देन लीडिंग, लीडिंग मतलब सब लोग समझते हैं, लीडिंग मतलब गाइड करना आप अपने फॉलोवर्स को, आप अपने फॉलोवर्स को मोटिवेट करो कि वो और इंथुसियास्टिक होकर काम कर पाए, आप उनके साथ बातचीत करो, कम्युनिकेट करते रहो, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम हो तो उसका फीडबैक अपन आसानी से ले पाओ। तो लीडिंग, लीडिंग का मतलब गाइड करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना अपने फॉलोवर्स को, ये सारे काम लीडिंग होते हैं। क्यों करते हैं अपन गाइड, मोटिवेट, कम्युनिकेट? ताकि हार्मनी हो सके ऑब्जेक्टिव में। मतलब आपका इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अलग अलग नहीं होना चाहिए, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। इसलिए अपन लोगों को गाइड करते हैं, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। एंड लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब आप लोगों को पता है कि अपन चेक करते हैं कि प्लान्ड, कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ। एक्चुअल को आप कंपेयर करते हो किसके साथ? प्लान के साथ। अगर इनके बीच में कोई डेविएशंस आ रहे हैं तो उसको आप ठीक करने की कोशिश कर देते हो। एक्चुअल तो मेरे मार्क्स है 50, मैंने प्लान किए थे 60, डिफरेंस कितने का आ गया? 10 मार्क्स का डेविएशन आ गया। तो मैंने रीजन फाइंड आउट किया, क्यों आया वो 10 नंबर का डिफरेंस। क्या मैंने पढ़ाई अच्छे से नहीं की थी? क्या मेरी स्पीड अच्छी नहीं है? क्या मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है? क्या अच्छा नहीं है? उन डेविएशंस को फाइंड आउट करके उनको ठीक करने की कोशिश करता हूं, दैट इज नोन एज कंट्रोल। तो अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा जो टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल। टॉप मैनेजमेंट का काम है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाना। इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट का काम है इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज करना। जो ये डिपार्टमेंट है, ये टॉप मैनेजमेंट को गाइड भी कर सकता है कि आपको इस तरीके से हमारे लिए रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज बनानी चाहिए। ये दोनों मिलकर कोई फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब डिसाइडिंग इन एडवांस क्या गोल होगा, कैसे उसको अचीव करना है। उसके लिए अपन एक स्टीयरिंग कमेटी बनाते हैं। स्टीयरिंग कमेटी, उसका काम क्या है? स्टीयरिंग कमेटी का उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि उसको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस के बारे में नहीं सोचना, उसको सारी कंपनी के बारे में सोचना है कि कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, कितना मैन्युफैक्चरिंग होगा, कितने फोन कॉल्स होंगे, सारी बातों, सारी चीजों का ध्यान रखना है स्टीयरिंग कमेटी का। ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज को गैदर करो, अलॉट करो, कोऑर्डिनेशन बिठाओ उनके बीच में, ताकि आपका जो गोल है वो आप आसानी से अचीव कर सके। लीडिंग, लीडिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। क्यों? ताकि उनका ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सबका ऑब्जेक्टिव सेम रहे। कंट्रोलिंग, आप कंपेयर करते हो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान के साथ, फाइंड करते हो क्या डेविएशंस हैं और उन डेविएशंस का कारण जानते हो, उनको ठीक करने की कोशिश करते हो ताकि आने वाले टाइम पे वो सारे डेविएशंस दोबारा ना। क्लियर हो गया? इंफॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल्स। इसी में एक और लास्ट टॉपिक और पढ़ेंगे, दैट इज मैनेजरियल कंट्रोल्स में सेकंड कंट्रोल्स है अपने सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल्स। सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल्स क्या होते हैं ये? जब भी आप कोई नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं, कोई नया सिस्टम आप डिजाइन करोगे, उस सिस्टम को आप इम्प्लीमेंट करोगे, उस सिस्टम को आप मेंटेन करोगे, तो उन सब पे जो कंट्रोल्स लगाए जाएंगे डिजाइन करते टाइम, इम्प्लीमेंट करते टाइम, मेंटेन करते टाइम, उन पे जो कंट्रोल्स लगाए जाएंगे उनको बोला जाता है सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल्स। इसके अंदर 6 काम करते हैं सिस्टम डेवलपमेंट। सिस्टम को जब डेवलप करते हैं, कोई भी नया सिस्टम आप बनाते हो तो 6 काम आप परफॉर्म करते हो। क्या क्या 6 काम करते हो? पहला काम सिस्टम ऑथराइजेशन एक्टिविटी। सिस्टम ऑथराइजेशन, मुझे कोई नया सिस्टम बनाना है, कोई नया सिस्टम बनाना है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी ना। तो आप जब भी नया सिस्टम बनाते हो तो प्रॉपर्ली ऑथराइज सिस्टम होना चाहिए। ऑथराइज का मतलब आप उसकी इकोनॉमिक फीजिबिलिटी भी चेक करोगे, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, एंड इकोनॉमिक फीजिबिलिटी के साथ आप उसका इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन एंड हर तरह की और भी बाकी जो फीजिबिलिटीज है वो सारी चेक करोगे। मतलब कोई नया सिस्टम बनाना है तो उसको बनाने के लिए पैसा लगेगा 2 लाख, पर मेरे पास पैसा 10,000 रुपए है, तो क्या मैं वो सिस्टम बना सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं बना सकती। तो आप देखो इकोनॉमिकली वो सिस्टम फीजिबल है क्या, बाकी सब चीजों के लिए फीजिबल है क्या।
मेरे को वो सॉफ्टवेयर जो चाहिए, सिस्टम या सॉफ्टवेयर, वो 10 दिन के अंदर चाहिए, पर जो बनकर आएगा वो 1 महीने के अंदर बनकर आएगा, तो क्या वो मेरे लिए फीजिबल है? नहीं, मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती, मेरे काम का ही नहीं है, मुझे अभी चाहिए 10 दिन के अंदर। लॉ, जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो सारे फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, लेबर कितने चाहिए उस पर काम करने के लिए, उस पर काम करने के लिए 5 लेबर चाहिए, पर मेरे पास 2 ही लेबर हैं, तो क्या मैं उस सिस्टम को बनाकर यूज में ले पाऊंगी? नहीं ले पाऊंगी। तो कोई भी सिस्टम बनने से पहले उसका ऑथराइजेशन जरूरी है। ऑथराइजेशन का मतलब आप उसका इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन देखोगे कि पैसों की टर्म्स में वो बना सकती हूँ नहीं बना सकती, एंड बाकी सारी फिजिबिलिटी है या नहीं। तो यहाँ क्या होता है, जो भी सिस्टम आपको बनवाना है, आप कौन? यूजर। यूजर क्या करेगा? रिटर्न फॉर्म में, रिटर्न में लिख कर देगा कि उसको सिस्टम से क्या क्या चाहिए, रिटर्न में अपनी स्पेसिफिकेशंस लिख कर देगा कि मुझे सिस्टम से ये चाहिए, मुझे सिस्टम से ये चाहिए, मुझे सिस्टम में ये बनवाना। ये स्पेसिफिकेशन किसके पास जाएगी? जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट है, जो बनाने वाला है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसके पास ये जाएगी। वो बंदे के पास पूरी नॉलेज है, वो चाहे तो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है और चाहे तो आपकी रिक्वेस्ट को डिनाई भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर उसको लगता है कि ये काम होने के चांसेस हैं, इतने रुपए में ये काम हो जाएगा, तो वो बना देगा आपका सिस्टम। और उसको लगता है नहीं ये काम नहीं हो सकता, मैं कह रही हूँ मुझे तितलियां उड़ती हुई चाहिए मेरे सिस्टम के अंदर, पर वो नहीं हो सकती पॉसिबल, मेरी इमेजिनेशन तो कुछ भी हो सकती है, पर सिस्टम वैसा काम नहीं कर सकता, तो उसको वो डिनाई कर देगा। तो सिस्टम ऑथराइजेशन, कोई भी नया सिस्टम बनाना है तो उसके लिए ऑथराइजेशन की जरूरत है। मतलब सबसे पहले तो आप देखोगे कि वो इकोनॉमिकली जस्टिफाई करता है नहीं करता सिस्टम, एंड फीजिबल है या नहीं है। फिर यूजर अपनी जो भी उसको सिस्टम से चाहिए सब रिटर्न में लिखकर प्रोफेशनल एक्सपर्ट को देगा, वो बंदे के पास पूरा नॉलेज है, वो उसको एनालाइज करेगा, अगर उसको सही लगता है तो वो बनाने के लिए हाँ कर देगा, नहीं तो वो बनाने के लिए मना कर देगा। देन नेक्स्ट एक्टिविटी है इसके अंदर, दैट इज यूजर स्पेसिफिकेशन एक्टिविटी। यूजर स्पेसिफिकेशन, कोई भी जब नया सिस्टम बनता है तो यूजर का इन्वॉल्वमेंट उसमें सबसे ज्यादा होना चाहिए। यूजर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, एक्टिवली यूजर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब यूजर खुलकर बताए कि उसको सिस्टम से क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे यूजर स्पेसिफिकेशन एक्टिविटी में क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम जो देख रहे हो आप, वो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। अभी मैंने यूजर को कहा आप बताओ आपको सिस्टम में क्या चाहिए, यूजर डिटेल में खुलकर बता रहा है मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे इसमें ये भी चाहिए, ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। बहुत 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 सारी बातें उसके मन में, वो सारी बातें वो बोल देगा। तो यहाँ जो सिस्टम है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है? यूजर के, कि यूजर उस सिस्टम से क्या क्या चाहता है। अभी मैंने ये नहीं देखा कि वो काम हो सकता है नहीं हो सकता, अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि यूजर उससे क्या क्या चाहता है, यूजर अपने सिस्टम से क्या क्या बनवाना, क्या क्या काम करवाना चाहता है। नेक्स्ट है टेक्निकल डिजाइन एक्टिविटीज। जब यूजर ने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, यूजर ने बता दिया कि मुझे सिस्टम से ये चाहिए, अब टेक्निकल बंदा जो होगा वो यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको टेक्निकल वर्ड्स में कन्वर्ट करेगा, टेक्निकल में कन्वर्ट करेगा। अब जो चीजें पॉसिबल होंगी वो तो यूजर को बता देगा कि देखो ये तो हम ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं, पर कई चीजें टेक्निकली पॉसिबल नहीं होती, सिर्फ आपकी इमेजिनेशन होती है। तो यूजर को बता दिया जाएगा कि ये चीजें टेक्निकल पॉसिबल नहीं है। तो यूजर ने जितना भी स्पेसिफाई किया था उसको टेक्निकली कन्वर्ट करने का काम किसका है? टेक्निकल डिजाइनर का, उसका काम है। देन नेक्स्ट काम, इंटरनल ऑडिटर पार्टिसिपेशन। इंटरनल ऑडिटर, आप लोग सब जानते हो ऑडिटर क्या करता है? ऑडिट करता है, वो बताता है कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। आप जब सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं शुरू में ही, इंसेप्शन के टाइम पे, इंसेप्शन मतलब स्टार्टिंग, ऐसा नहीं हो कि मेरा पूरा सिस्टम बन गया, कोई प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बन गया, फिर ऑडिटर उस पर ऑडिट करने आ रहा है, फिर वो गलतियां निकाल रहा है, फिर मैं ठीक कर रही हूँ। इससे अच्छा तरीका ये है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में खुद का ऑडिटर है, खुद का इंटरनल ऑडिटर है, मैंने उसको शुरू से मेरी टीम का पार्ट बना लिया, जो डेवलपमेंट टीम थी जो डेवलप करी थी उसका पार्ट बन गया। अब जब वो शुरू से उसका पार्ट बन गया तो शुरू से वो बोल सकता है कि आपको क्या क्या कंट्रोल्स लगाने चाहिए, किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये दिक्कतें ना आए, आपको किस क्वालिटी पे काम करना है, ये स्टैंडर्ड्स आपके मैच होने चाहिए। तो वो शुरू से आपको सारी चीजों के बारे में गाइड करता रहेगा कि किस स्पीड से वो डेवलप होना चाहिए, कितना ही पैसा खर्च होना चाहिए, सारी चीजों का वो गाइड शुरू से करेगा। तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोग्राम टेस्टिंग।
प्रोग्राम टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो भी आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, आपने जिस भी चीज का सॉफ्टवेयर बना दिया, उसको टेस्टिंग करना जरूरी है कि वो सही काम कर रहा है गलत। उस सॉफ्टवेयर को आप मॉड्यूल्स में तोड़ दो। मॉड्यूल्स का मतलब होता है उस सॉफ्टवेयर को आप पार्ट्स में तोड़ दो। पार्ट्स में तोड़ दिया, लाइक अगर मैंने किसी से अर्थमेटिक ऑपरेशन का प्रोग्राम बनाया तो उसने बना के दिया, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 काम हो सकते हैं। मैंने इनको चारों को 4 पार्ट्स में तोड़ दिया, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। एक एक पार्ट अपने आप में पूरा पूरा काम कर पा रहे, एक एक पार्ट इंडिविजुअल रन। तो हर एक मॉड्यूल को आप थोरली मतलब बहुत डीपली टेस्ट करके देखो। एडिशन में 2 + 5 किया तो 2.4 + 5 भी किया, 2 + 5.7 भी किया, कि हर तरीके का काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। हर पार्ट को बहुत डीपली चेक करो और उसमें कोई भी गलती हो रही है तो उसको वहीं के वहीं ठीक कर दो। दैट इज नोन एज प्रोग्राम टेस्टिंग। एंड लास्ट काम है इसके अंदर, हाँ जी, लास्ट काम है इसके अंदर, दैट इज यूजर टेस्ट एंड एक्सेप्टेंस प्रोसीजर। यूजर टेस्ट एंड एक्सेप्टेंस प्रोसीजर। यूजर डिपार्टमेंट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो यूजर डिपार्टमेंट है, जो यूजर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है, उस डिपार्टमेंट को सिस्टम हैंडओवर करने से पहले, क्योंकि उस डिपार्टमेंट के पास गया मतलब यूजर के पास ही गया वो प्रोग्राम, ये मानकर चलो, तो उसको देने से पहले डेवलपर्स उसको देने से पहले क्या करेंगे, एक बार और टेस्ट करेंगे। टेस्ट में अब क्या क्या होगा, टेस्ट में एक टीम बनाई जाएगी। उस टीम में एक यूजर पर्सनल होगा। यूजर पर्सनल मतलब इस डिपार्टमेंट का एक बंदा होगा उस टीम में। एक सिस्टम पर्सनल होगा जिसने सिस्टम बनाया है, ऐसा कोई टेक्निकल बंदा होगा, और एक ऑडिटर होगा। वो तीनों लोग एक टीम में होंगे। अब क्या करेंगे, तीनों लोग एक एक मॉड्यूल को भी टेस्ट करेंगे वापस से कि उसमें कोई गलती नहीं, एंड पूरे के पूरे प्रोग्राम या पूरे के पूरे सिस्टम को यूनिफाइड मतलब एक साथ टेस्ट करेंगे। आपने एडिशन को अलग भी टेस्ट किया और पूरे प्रोग्राम को एक साथ, इतना बड़ा प्रोग्राम उसको एक साथ भी चलाकर देख रहे हो और एक एक मॉड्यूल को भी चलाकर देख रहे हो। अब जब ये चलाकर देखा, आप सेटिस्फाइड हो कि सब कुछ सही चल रहा है, तो ये जो प्रोग्राम बनकर आ गया, ये किसको दे देंगे, अपन यूजर डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देंगे कि अब आप इसको फाइनल यूजर को दे सकते हो, ये प्रोग्राम एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। तो ये होते हैं सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल्स। क्या पढ़ा अपन ने इसके अंदर, कि जब भी आप कोई नए सिस्टम को डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो उस टाइम जो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल्स कहा जाता है। इसमें पहला है सिस्टम ऑथराइजेशन। सिस्टम ऑथराइजेशन का मतलब कि सिस्टम बनाने से पहले उसकी परमिशन की जरूरत है, मतलब वो इकोनॉमिकली फीजिबल है या नहीं है वो सिस्टम, एंड वो हर तरीके से जस्टिफाई कर रहा है नहीं कर रहा, सिस्टम बना सकते हैं नहीं बना सकते। देन उसके बाद यूजर अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है रिटर्न फॉर्म में लिखकर प्रोफेशनल बंदे को दे देगा। वो बंदा एक्सपर्ट है, उसके पास ज्ञान है, वो चाहे तो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देगा, चाहे तो डिनाई कर देगा। देन यूजर स्पेसिफिकेशन, यूजर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए सिस्टम बनते टाइम। यूजर बहुत डिटेल में बताया उसको सिस्टम से क्या क्या चाहिए, तो यहाँ जो सिस्टम है वो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, ना कि टेक्निकल बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन टेक्निकल डिजाइन, जो यूजर ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई उनको टेक्निकल वर्ड्स में कन्वर्ट करना, दैट इज नोन एज टेक्निकल डिजाइन। देन इंटरनल ऑडिटर, जब सिस्टम बन रहा है इंसेप्शन के टाइम से, शुरुआत से ही ऑडिटर को उसमें पार्टिसिपेट करवा दो, ताकि वो गाइड कर सके कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या कंट्रोल्स लगाओ, क्या चीज आप कितने टाइम में कंप्लीट करो, कितना पैसा आना चाहिए, सब चीजें वो शुरू से गाइड करे ताकि आने वाले टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। प्रोग्राम टेस्टिंग, हर एक मॉड्यूल, प्रोग्राम के हर एक पार्ट्स को डीपली थोरली टेस्ट करो, ताकि अगर वहां कोई गलती हो तो हाथ के हाथ वो ठीक हो जाए। यूजर टेस्ट एंड एक्सेप्टेंस प्रोसीजर, यूजर को देने से पहले एक बार फिर टेस्टिंग होगी, इस बार एक टीम टेस्ट करेगी। उस टीम में एक तो यूजर डिपार्टमेंट का बंदा होगा, एक सिस्टम बनाने वाला बंदा होगा, एक ऑडिटर होगा। वो तीनों लोग हर एक मॉड्यूल को भी डीपली टेस्ट करेंगे, पूरे मॉड्यूल्स को मिलाकर एक सिस्टम बनाकर, एक प्रोग्राम बनाकर भी उसको थोड़ी टेस्ट करेंगे। जब वो लोग सेटिस्फाइड हैं कि ये सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है, तब क्या करेंगे, वो सिस्टम को हैंडओवर कर दिया जाएगा टू द यूजर डिपार्टमेंट। अब ये डिपार्टमेंट उस सिस्टम को हैंडओवर कर देगा टू द यूजर। आई बात समझ में? यहां तक किसी को कुछ पूछना है?